नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामला, सीएम धामी का प्रहार, कहा नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति पर हमला। बिहार में राहुल की यात्रा में की थी टिप्पणी। देहरादून परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर भव्य आयोजन, सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड ने हाल ही में जीते 103 पदक। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी पर बहस तेज, गैरसैंण को पहाड़ के विकास का बेहतर माना जा रहा विकल्प। हर कोई चाहता है पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो। वैश्विक रोजगार स्किल्स के लिए उत्तराखंड सरकार का कदम, दून यूनिवर्सिटी में भारत जर्मन सहयोग पर हस्ताक्षर, युवाओं को विदेशों में मिलेंगे रोजगार के मौके। और चमोली में देवाल के मोपाटा में फटा बादल, 2 लोगों के लापता होने की खबर। राहत बचाव कार्य जारी, मुख्यमंत्री ने बनाई स्थिति पर नजर। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बिहार की एक चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा ऐतराज जताया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति की मर्यादा का पतन ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान पर भी प्रहार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में जनता ऐसे नेताओं को करारा जवाब देगी। जिस प्रकार से 2 साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नई दिशा दी है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू की गई है और समाप्त हो चुके खेल कोटे को फिर शुरू कर 4% आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं की बात करें तो उन विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। सरकारी सेवाओं में उन्हें सेवायोजित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक हासिल किए। मैं सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद जी के इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का, और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 38 नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और 38वें राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटनाओं से तबाही का मंजर सामने आया है। रुद्रप्रयाग जनपद के बसौदी क्षेत्र जखोली के पास तड़के बादल फटने से भूस्खलन हो गया। इसमें जानमाल की क्षति की सूचना है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों को तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात और चर्चा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में अक्सर कयासबाजी भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार धामी ने स्पष्ट किया है कि उनका ये दौरा पहले से तय है और पूरी तरह विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर है। दौरे में चूंकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और मैं माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने वाला हूँ। विशेषकर से रेखा आर्या जी यहाँ बैठी, इन्होंने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि खेल विश्वविद्यालय में कोई वन विभाग की भूमिका, कोई अभी एनओसी हमको लेना है, तो मैं उसके लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का मसला हमेशा से ही राजनीति में आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद आम जनमानस को इससे कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। जबकि पहाड़ के समुचित विकास के लिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, इस सपने के साथ हर कोई यही चाहता है कि पहाड़ का समुचित विकास करने के लिए पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए। क्या कुछ है गैरसैंण में खास, पेश है हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गैरसैंण में और ये वही केंद्र बिंदु रहा है जो राजनीतिक एजेंडों में राजधानी को लेकर जनता के बीच में
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ये वही गैरसैंण है जिसको लेकर के अलख आंदोलन के रूप में जलाई गई थी और पहाड़ का विकास पहाड़ में हो, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बने, उसी के लिए गैरसैंण को चुना गया था। कई सारे आयोग बने, आयोगों ने अपनी रिपोर्टों का चयन किया और गैरसैंण को पहले पायदान पर पाया राजधानी के लिए। हालांकि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण मौजूद है, लेकिन उत्तराखंड की जनता की मांग ये है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए और जनता की सरकार यानी मौजूदा सरकार या फिर गैरसैंण को राजधानी बनाने वाली सरकार जब गैरसैंण में बैठेगी, ब्यूरोक्रेट्स गैरसैंण में बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है पहाड़ जैसी समस्याएं हैं उसका समाधान करने में आसानी होगी। और ये तस्वीरें देखिए आप गैरसैंण की, ये गैरसैंण का वो इलाका है, यानी यहाँ से गैरसैंण शुरू हो जाता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ वो इलाका है जिसके बीच में गैरसैंण बसता है और यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में भराड़ीसैंण है। भराड़ीसैंण से गैरसैंण के बीच में पूरे सरकारी विभागों को बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पर दुरुस्तीकरण करने की आवश्यकता है। और हर किसी की उम्मीद ये है कि पहाड़ की सरकार जब पहाड़ में बैठेगी तो जाहिर सी बात है पहाड़ की समस्याओं का निराकरण करने में और समझने में, महसूस करने में बड़ी आसानी होगी। जब सड़क मार्ग से ब्यूरोक्रेट चलेंगे तो सड़क के प्रैक्टिकल अनुभव करने में आसानी होगी। जब पहाड़ का पानी पिएंगे तो पहाड़ के पानी को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए या उसकी आपूर्ति बहाल करने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर भी फोकस होगा। और पहाड़ में विकास कैसे होगा, प्राधिकरण कैसे काम करेंगे, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, आम जनमानस को इसका लाभ कैसे मिलेगा। जब सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में बैठेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की समस्याओं को समझने में आसानी होगी और लोगों को इसका सार्थक रूप से लाभ तभी मिल पाएगा। कैमरामैन अमित के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, गैरसैंण। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं को लेकर कई तरह के काम किए जा रहे हैं। युवा स्किल्स को वैश्विक रोजगार परक बनाने को लेकर सरकार इस तरफ लगातार कदम बढ़ा रही है और इसी क्रम में आज देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में भारत जर्मन सहयोग के अंतर्गत लेटर ऑफ इंटेंट पर जर्मन डेलीगेट्स को बुलाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास है कि दुनिया में जहां भी स्किल्स की जरूरत पड़े उस स्किल के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिया जाए। देखिए अपार संभावना है। सबसे पहले मैं जर्मन डेलीगेट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी देवभूमि में और एक कोशिश है उत्तराखंड सरकार की कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी स्किल की ज़रूरत हो, जहाँ पर भी बच्चों के जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो, उत्तराखंड का बच्चा वो पूर्ण कर सके। उसके लिए हमने आज जर्मनी के साथ यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है और कल जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने साइन होगा, जहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोटिव की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड हो, जहाँ पे जर्मन एक्सेल करते हैं, उन फील्ड्स में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए हमने यहाँ पर बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद सिखाने के बाद जो 3 यहाँ पर मेयर्स आए हैं उनके जो, क्योंकि गेटवे टू यूरोप है फ्रैंकफर्ट और हम चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अपार संभावनाएं जॉब्स की हैं अभी, तो हमने अपने बच्चों को जर्मन सिखा के और वहाँ के जॉब्स में उनका कहीं ना कहीं इंडक्शन हो, उसके लिए कोशिश है सरकार की। बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और श्री रविशंकर जी का कि उन्होंने दून यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके ये बीड़ा उठाया है कि जितना भी हमारा यूथ है और जिसकी अपॉर्चुनिटी जर्मनी में है, जापान में है, कोल्ड केयर और हेल्थ के सेक्टर में है, उसके लिए बच्चों को कैसे लैंग्वेज सिखाई जाए और उनकी अपस्किलिंग हो, स्किलिंग हो और वो स्किल्ड बनकर अपना ग्लोबल मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में अपना जॉब ढूंढें। इसके लिए दून यूनिवर्सिटी में आज जर्मन डेलीगेट हमारे बीच में है।
रुड़की के भगवानपुर के मंडवर में अब जल्द ही 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित करने पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने मीडिया के समकक्ष बताया कि उनके स्वर्गीय पति कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का सपना था कि उनके क्षेत्र में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण हो जिससे हर वर्ग के लोगों का इलाज हो सके, जिसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इन अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राकेश जी का सपना था भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने उप जिला चिकित्सालय बनाने की 100 बेड की शैय्या अस्पताल बनाने की अनुमतियां प्रदान कर दी थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों प्रशासनिक स्वीकृति से मिल चुकी है और विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एजेंसी भी तय कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है उनके एजीएम हमारे साथ हैं, मैनेजर हमारे साथ हैं। आज जमीन का सर्वे उन्होंने कर लिया है और इसकी डीपीआर बना करके शीघ्र शासन को दी जाएगी। विकासखंड डोईवाला में शुक्रवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने पद और कर्तव्य निष्ठता की शपथ ली। साथ ही ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख धनवीर सिंह, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बिना चौहान और 40 निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण समारोह डोईवाला ब्लॉक सभागार में हुआ, जहां पर जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह को शपथ दिलाई। इसके उपरांत गौरव सिंह ने सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख इन सबको बधाई देना चाहूँगी और गौरव, गिनी, इन सबको बधाई देना चाहूँगी। तो सबको साथ लेके चलेंगे और मिलकर कार्य करेंगे। सब कार्यक्षेत्र पर ध्यान दे करके सबको मिलकर साथ लेकर चलकर सारे काम। आज से हमने शपथ ले ली है और अब जिम्मेवारी बढ़ गई है और मेरी अब एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं डोईवाला ब्लॉक में बेहतर हम सब मिलजुल कर बढ़िया काम करें और जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर उनका समाधान करने का प्रयास करें और जो भी योजनाएं सरकार की है हमारी प्राथमिकता रहेगी हर उस व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाएं जो उसका पात्र है। और जितने भी मैं देख सकता हूं कि डोईवाला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अगर आप उद्योग की बात करें, उद्योग भी है, कृषि भी है और हर तरह का हमारा एक मिला जुला कल्चर भी है। तो हम सबको साथ लेकर यहाँ पर एक बेहतरीन ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज ब्लॉक प्रमुख डोईवाला एवं ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख और सभी जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के इलेक्ट होके आए हैं उन सभी का यहाँ शपथ ग्रहण किया है। मैम, कितने सदस्य रहे होंगे शपथ? देखिए, टोटल हमारे पास 40 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आ रही हैं जापान की राजधानी टोक्यो से, जहां पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है भारत और जापान की तरफ से। When I think back, the two countries have started its relationship back in 6th century when Buddhism was introduced into Japan. We have had long-term relationship crossing the sea, and culturally and spiritually we were able to influence each other. And such positive influence-based relationship have not changed at all today. India now has the world's largest population and has a dramatic economic growth, and India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other, or to think about possible solutions for the next generation's challenges where no answer is seen today, to bring wisdom together, to co-create solutions. And that, I believe, would be the benefit for both of our countries in having complementary and mutual relationships. Now, Japan and India shares the fundamental values, and in the Indo-Pacific region, we need to maintain free and open international order based on rule of law. We share
have the responsibility to strengthen such an international order, as we see increasing opaqueness in the international circumstances. Japan and India need to bring on strengths together for peace and stability of the region. Prime Minister Modi visited Japan as Prime Minister back in September of 2014 for the first time, and the two countries agreed to have special strategic and global partnership. In the past 10 years, we have been able to see advancement in broad-based areas. At our meeting here today, based upon such accumulation, we were able to have exchange of views on how कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। हल्द्वानी में किसान मोर्चा समतल के बैनर तले हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने सरकार और विपक्ष दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति का मुद्दा लंबित है। वर्ष 2014 में लोकायुक्त में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वर्तमान में मात्र 7 लोगों की ही नियुक्ति है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इस पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कार्तिक उपाध्याय ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त ने करीब 2 लाख के विज्ञापन जारी किए, जबकि लोकायुक्त में कोई ठोस काम ही प्रभावित नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यह केवल पैसे का दुरुपयोग और घोटाला है। उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार खुद को बताती है, परंतु हाईकोर्ट ने 2023 में कहा था कि यहाँ लोकायुक्त जो कार्यालय है, वहां जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, वहां आप सैलरी बांटना बंद कीजिए। तो इन्होंने 25 अधिकारियों में से 18 अधिकारी हटाए और 7 अधिकारियों को फिर से 2024-25 के लिए इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए। जहां कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पुतले बैठे हुए हैं, वहां ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री, मैं स्पष्ट कहता हूं, प्रदेश के मुखिया पर मेरे आरोप है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और प्रदेश के धन को लुटा रहे हैं, पुतलों को कार्यालय में बैठाकर। तो हमने स्पष्ट, और मैं आप मीडिया बंधुओं के लिए भी एक संदेश है, सोचिए कि वो जो कार्यालय जहां से कोई काम नहीं होना है, जहां से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां 2.5 लाख के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आखिर कौन है वो न्यूज चैनल, वो कौन पत्रकार हैं और क्या विज्ञापन में छाप रहे हैं? तो क्यों उन पैसों को बर्बाद किया जा रहा है? ये आप लोगों के लिए भी एक विषय है। तो स्पष्ट अब किसान मंच का एक संदेश है, 1 महीने का समय हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, पुष्कर सिंह धामी अपने पद से इस्तीफा दें और लोकायुक्त की नियुक्ति 1 महीने के अंदर सरकार करे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।